नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल का सबसे पहला प्रश्न है, स्मॉग टावर के संबंध में कौन से कथन सत्य है? यह वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से दिल्ली में परीक्षण किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन दोनों सही हो जाता है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या बदलाव हुए हैं हमको देखना है, इसमें स्टेटमेंट्स को देखेंगे। मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। जीडीपी का 2% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य है, तो 2% नहीं, लक्ष्य 6% रखा गया है, इसलिए केवल एक ही ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? भारत का इसका सबसे बड़ा हिस्सेदार है, ये गलत है। चाइना सबसे बड़ा हिस्सेदार है इसका। भारत को सबसे अधिक ऋण सहायता प्राप्त करने वाला देश है, ये बिल्कुल सही है। इस बैंक से जो सबसे अधिक ऋण भारत को ही मिला है, इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो केवल आपका 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें जो कि आपका स्टेटमेंट्स नहीं है, तो हम इसमें जोड़ लेते हैं एक स्टेटमेंट्स, 2 व 3 मान लेते हैं, तीसरा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम चलेंगे आज न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर हमारा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया नाउ हैज़ 5th हाईएस्ट कोविड-19 फैटेलिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो विश्व भर में अब जो है भारत में जो मौतें हुई कोविड-19 की वजह से, वो 5वीं सबसे अधिक मौतें हुई हैं। तो ये भी एक प्रश्न ये भी आता है कि इसे जब केसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है हम देखेंगे। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जब इन्फेक्शन का दौर बढ़ते बढ़ते एक ऐसे दौर तक पहुंच जाए कि लगभग आधी से अधिक जनसंख्या का वो इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखा भी गया है पहले केसेस में, कि सभी लोगों में एक इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिससे वायरस निष्क्रिय हो जाता है, उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये इंडिया के केस में नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि जब हम इंतज़ार करेंगे कि हमारी आधी से ज़्यादा जनसंख्या प्रभावित हो जाए ताकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि फर्टिलिटी रेट अगर 2% भी है, तब भी आधी से ज़्यादा जनसंख्या का 2% आप निकालेंगे तो करोड़ों हो जाएगा। तो करोड़ों मौत हम नहीं जो है एक्सेप्ट कर सकते। तो इसके लिए हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा और हम वैक्सीन तक जो है अच्छे से प्रोएक्टिवली काम करें, ताकि हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए फिजिबल नहीं है, ये बात बताई गई है। जूनियर प्रीस्ट एट अयोध्या राम टेम्पल टेस्ट पॉजिटिव। तो जैसे राम मंदिर का उद्घाटन शुरू होने वाला है, 5 अगस्त को उसका जो है पहली ईंट रखी जाएगी, तो वहाँ पे जो भी सभी लोग उपस्थित रहेंगे उनका कोरोना टेस्ट हो रहा है, ताकि इनके संक्रमण जो भी अतिथिगण आएंगे वो पॉजिटिव ना हो, इसलिए उनका टेस्टिंग हो रही है। तो उसमें एक जूनियर जो प्रीस्ट है उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ये बताया गया। अगली न्यूज आर्टिकल, NCW शेयर्स स्टोरी ऑफ ब्रेव उड़ीसा गर्ल। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है, उसने उड़ीसा के एक बहादुर लड़की की कहानी साझा की है। इस लड़की का नाम है मानसी बरिहा। तो इसने जो है 6000 लोगों को जो ईंट के भट्टे पर काम कर रहे थे उनको बचाया है। कैसे? तो जैसे क्या होता है, ईंट के भट्टे पर पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उन जो भी श्रमिक रहते हैं सबको पैसा दे दिया जाता है, लेकिन जो पैसा दिया गया था, तो अभी लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में काम पूरा हुआ नहीं, तो उसके बाद जो है उनको पकड़ के, जो भट्टा का ओनर था वो पकड़ के रखा हुआ था। तो इसके बाद इन्होंने जब उन्होंने जाने का प्रयास किया, भट्टा के जो श्रमिक थे, तो उनके उस ईंट भट्टे के मालिक ने उनको पकड़ा, उनको पीटा। तो इन सब चीज़ की वीडियो इस लड़की ने कैप्चर कर ली और सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद कई NGOs की हेल्प लिए आए, तो इसलिए इसको साझा किया NCW ने। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन क्या है? ये महिलाओं के हित के लिए कार्य करती है और आवाज़ें उठाती रहती है आए दिन। अ यूनिक आर्ट ऑफ डिवोशन। तो ये एक देखिए, एक महिला है जो मिनिएचर आर्टिस्ट है। मिनिएचर आर्टिस्ट क्या है कि मतलब बहुत छोटे स्तर पर आर्ट बनाना। तो अभी आप उदाहरण देखें तो खुद ही समझ में आ जाएगा आपको मिनिएचर आर्टिस्ट क्या होते हैं। तो ये अभी 50,116 जो है चावल के दानों पर श्री राम का लिख रही हैं। छोटे छोटे चावल के दानों पर श्री राम लिखना, आप कल्पना करिए कितना कठिन होता होगा। तो इसी को मिनिएचर आर्ट बोलते हैं। तो ये जो दाने रहेंगे, ये प्रयोग होंगे जो आपका श्री राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, उसके इनाग्रेशन के समय में। तो ये चीज़ बताई जा रही है इसमें, मिनिएचर आर्टिस्ट के बारे में हमने देखा इसमें। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सेंटर विल नॉट इंटरवीन ऑन 3 कैपिटल्स इशू सोमू। तो जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने बताया है कि जो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों का फार्मूला है, यानी कि उसमें आंध्र प्रदेश ने निर्णय लिया है ये चीज़ कि हम 3 राजधानी बनाएंगे। एक आपका न्यायिक राजधानी होगी, एक आपका विधिक राजधानी होगी, और एक आपका कार्यपालिका की राजधानी होगी। तो ये चीज़ बताया है। तो जो ये प्रक्रिया है, ये फार्मूला है, इस पर केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये बताया गया है। हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा प्रदेश 3 राजधानी बनाने का निर्णय ले रहा है, कि उस इरादा बनाया हुआ है। आंध्र प्रदेश है ऐसा प्रदेश, और कौन कौन सी राजधानियाँ हैं ये भी आपको बताना है। अब आपको तीनों राजधानियों को बताना है इसमें कमेंट बॉक्स में। अगला न्यूज आर्टिकल है,
टोबैको ग्रोवर्स फेवर कट इन राबी क्रॉप साइज बाई 20%। तो जो टोबैको उत्पादन करता है, उन्होंने जो टोबैको उत्पादन किया था तो अभी लॉकडाउन लग गया तो अपना सामान बेच नहीं पाए, तो उसकी वजह से जो पत्तियां सूख गई, उनका वेट लॉस हो गया, उनकी क्वालिटी थोड़ा सा घट गई, ऐसे काफ़ी नुकसान झेलने की संभावना है। तो इसके जो इनको इस नुकसान से उबरने के लिए टोबैको जो फार्मर्स हैं उन्होंने ये निवेदन किया है, अपील की है कि जो टोबैको उत्पादन क्षेत्र उसको 20% तक घटा दिया जाए। इससे क्या होगा, इनको फ़ायदा क्या होगा, टोबैको उत्पादन क्षेत्र घट जाएगा। जब टोबैको का उत्पादन कम होगा और डिमांड उतनी ही रहेगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो जो लोग टोबैको कल्टीवेट किए हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा कम ही सामान का, तो इससे टोबैको फार्मर्स को राहत मिलेगी, ये डिमांड किया इन्होंने। अगली न्यूज आर्टिकल है, इज चारू मजूमदार आइडियोलॉजी रिलेवेंट टुडे। तो इसमें जो देखिए क्या है कि जो मार्टियर्स वीक मनाया जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के द्वारा। मार्टियर्स वीक क्यों मनाया जाता है, जो आपका नक्सलवादी आंदोलन के जन्मदाता हैं, इनके फाउंडर हैं, इनका नाम है चारू मजूमदार। तो इनका जो है इसी सप्ताह इनकी मृत्यु हुई थी 28 जुलाई 1972 को। तो इस सप्ताह को पूरे को ये मार्टियर्स वीक मनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लोग होते हैं माओइस्ट दल के। तो अब हम देखेंगे चारू मजूमदार के बारे में और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या वर्तमान में इनकी आइडियोलॉजी अभी रिलेवेंट है। तो चारू मजूमदार एक जो है कम्युनिस्ट लीडर थे जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई और इनका मुख्य उद्देश्य था लैंड राइट्स टू द टिलर, यानी कि जो खेत में काम करे खेत का अधिकार उसी के पास होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे भाई खेत तो जो काम करता है उसी के पास अधिकार होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप बहुत केसेस में देखे होंगे कि छोटे छोटे किसान बटाई पर जो है बड़े जमींदारों के खेत लिए रहते हैं और वो एक केवल उस खेत का किराया देते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं किसी प्रकार, पूरी मेहनत वो करते हैं, जबकि उनको कई हिस्सा, आधा हिस्सा या कभी कभी जो है 2/3 हिस्सा कि जमींदार को ही देना पड़ता है। तो इसी वजह से तेभागा आंदोलन भी शुरू हुआ था 1946 में, जैसे आज़ादी के जस्ट पहले। तो उस तेभागा आंदोलन से ही जो है चारू मजूमदार की विचारधारा का जन्म हुआ कि किसानों को ज़मीन का अधिकार किसानों के पास होना चाहिए। जिसके बाद इन्होंने हथियार भी उठाया। तो चूँकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से वो थे, प्रेरित थे, तो इन्होंने हथियार भी उठाया, हथियार को अपना लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन बताया। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बाकायदे ये चीज़ कहा कि हथियार ही केवल लक्ष्य प्राप्त करने का साधन नहीं, यानी समानता स्थापित करने का साधन नहीं है। किसानों को हक पाने का साधन केवल हथियार नहीं है, बल्कि हमें लोगों को भी विश्वास में लेना आवश्यक है। जो आम जनता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनसे जुड़े रहना, उनको विश्वास में लिए रहना ही जो है आज के समय में ये प्रासंगिक है। लेकिन जो है क्या है, जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के जो इनके फॉलोअर्स लीडर बाद में आए, अभी वर्तमान में देखा जा रहा है, ये लोग, इनका जो पॉपुलेशन बेस है पूरा कट चुका है। इन लोगों के अंदर इनकी भावनाएं वो बात पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी जो है अब नक्सलाइट्स को आप भी देख रहे होंगे, गाँव में भी लोग सपोर्ट नहीं करते, उनको आतंकवादी का ही रूप माना जाता है। तो क्यों ऐसा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल बंदूक के दम पर पूरा, मतलब उनको बंदूक पर केवल विश्वास रह गया है, वो बंदूक के दम पर सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहा है। जब से लिबरलाइजेशन हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1990 में, 90s के दशक में, उसके बाद से लोगों की समस्याएं काफ़ी और सुनी जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला है और जो सरकारी तंत्र है वो अब उस गवर्नेंस अपना थोड़ा सा ढीला कर रहा है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत हुई है। तो ऐसे में केवल बंदूक ही हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, ये चीज़ बताया जा रहा है एक कम्युनिस्ट लीडर के द्वारा स्वयं ही। तो ये हमने देखा चारू मजूमदार जो नक्सल आंदोलन के जन्मदाता थे, उनके बारे में, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और आइडियोलॉजी अभी रिलेवेंट है कि नहीं है। तो बताया जा रहा है कि आइडियोलॉजी बिल्कुल रिलेवेंट है, लेकिन जो इनके फॉलोअर्स हैं इनकी आइडियोलॉजी को मान नहीं रहे हैं, वो केवल बंदूक पर ही जो है केवल बंदूक पर ही विश्वास करते हैं। ये ऐसा एक इंटरव्यू को सारी चीज़ें बताई गई जो स्वयं एक कम्युनिस्ट लीडर हैं। अगली न्यूज आर्टिकल है कल्याणोत्सव एट तिरुमाला गो ऑनलाइन। तो जो तिरुपति तिरुमाला मंदिर है ये आपका, इसमें जो कल्याणोत्सव होता है, एक जो सेलिब्रेशन होता है, अभी इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले क्या होता था, भक्तगण जाके फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट रहते थे, लेकिन अभी ये संभव नहीं क्योंकि कोरोना काल है और संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे में इसको ऑनलाइन कर दिया गया है कि जो भी भक्तगण चाहें वो ऑनलाइन इसको लाइव देख सकते हैं और प्रसाद उनके घर तक पहुँच जाएगा। इसके लिए टिकट भी लगेगा। अगली न्यूज आर्टिकल है ह्यूज रेड सैंडर्स हॉल इन कडपा डिस्ट्रिक्ट। तो जो कडपा ज़िला है आपका, यहाँ पे
तो यहाँ पर रेड सैंडर्स एक लकड़ी होती है, एक पेड़ होता है, और उसकी स्मगलिंग पकड़ी गई है। तो क्यों इस लकड़ी का इतना विवाद है, क्यों लकड़ी को इसकी स्मगलिंग होती है, आप जानना चाहेंगे। तो रेड सैंडर्स जो है ये काफ़ी एक विशेष प्रकार का पौधा होता है, पेड़ होता है, जो औषधीय गुणों से लिप्त होता है। इसकी स्मगलिंग होती है, खास करके चाइना में इसके औषधीय डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो इसलिए इस पेड़ को लोग चोरी चुपके से काटते हैं, जबकि इस पेड़ को काटना अलाउ नहीं, इलीगल है। तो ये रेड सैंडर्स है, इसको ये जो है आपका पहले कुछ समय पहले ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में भी था, यानी कि इसकी संख्या इतनी कम हो रही थी कि खतरे में थी इसकी प्रजाति, लेकिन अभी इसको इंडेंजर्ड से बाहर कर दिया गया है। तो ये हमने देखा रेड सैंडर्स के बारे में, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। अब अगली न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे। अगली न्यूज आर्टिकल हमारी है, इन द रेड रेलवेज पुट ऑन होल्ड ऑन नॉन सेफ्टी वर्क। तो अभी जैसे कोरोना काल रहा है, तो रेलवे का सारा पैसेंजर काम लगभग ठप था, तो यानी कि आय की जो आमदनी का मुख्य स्रोत था वो रेलवे का पूरा शून्य हो चुका था। तो ऐसे में जो भी प्रोजेक्ट लगाए गए थे रेलवे के द्वारा, जैसे मॉडर्नाइजेशन के लिए, पैसेंजर की सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए, या फिर जो भी नॉन सेफ्टी वर्क के लिए जो भी अदर वर्क किए थे, तो वो सारी चीज़ें रोक दी गई, क्योंकि रेलवे के पास इस समय फंड की काफ़ी शॉर्टेज हो गई, क्योंकि आय का स्रोत पूरा ठप हुआ है। तो ये बात बताई गई है। अगली न्यूज आर्टिकल, क्लेरिफाइंग एलएसी कुड क्रिएट न्यू डिस्प्यूट्स से चाइना एनवाई। तो जैसे कि भारत चीन सीमा पर डिसंगेजमेंट हो रहा है, तो कुछ ग्रुप ये भी कह रहे हैं कि भाई जब बार बार आपका फेस ऑफ होता है, तो एक बार स्पष्ट रूप से आप जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन कर दीजिए कि भाई ये सीमा आप इसके उधर आपका, इसके इधर आपका है, ताकि कभी विवाद ही ना उठे। तो जो चाइनीज़ एम्बेसडर है भारत के लिए, सोन वेडोंग, इन्होंने बताया है कि इसको क्लेरिफाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि क्लेरिफाई करने के दौरान नए विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, और जो अभी संबंध थोड़ा सा मधुर होते, ठीक होते हुए, नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं, फिर से संबंध गड़बड़ हो जाएंगे। अगली न्यूज आर्टिकल, इंडिया वोज टू प्रोटेक्ट जाधव। तो जो कुलभूषण जाधव भारतीय जो है, एक भारतीय पूर्व नेवी ऑफिसर और एक बिजनेसमैन, जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया, वहाँ की मिलिट्री कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा दी। तो अभी उनको जो है भारत की तरफ से जब डिमांड की जा रही कि हमको उनसे मिलने का मौका दिया जाए, तो वो मौका भी भारत पाकिस्तान की तरफ से पारदर्शी रूप से नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में उनको इंडिया ने प्रण किया है कि इनको हम कुलभूषण जाधव को हम बचा कर ही रहेंगे, उनको कुछ हम क्षति नहीं होने देंगे, ये बात बताई है। अगले न्यूज आर्टिकल, दिल्ली स्ट्रेसेस म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन टाइज विद ढाका। तो जैसे बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर थे AK अब्दुल मोमेन, उन्होंने जो है निवेदन किया था भारत से कि जैसे राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो जो मुस्लिम जनसंख्या और हिंदू जनसंख्या वहाँ पर रह रही बांग्लादेश में, उस पर न प्रभाव पड़े इस राम मंदिर के निर्माण का, इसकी जिम्मेदारी भारत पर, ये बात कही थी। तो उसी के प्रत्युत्तर में जो हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने बताया है कि जो भारत और बांग्लादेश के संबंध है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी परस्पर सम्मान के आधार पर बने हुए हैं। तो इसलिए हमारे रिश्ते इतने जल्दी डगमगा नहीं सकते हैं। अगली जो आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया अर्जेस इंडिया चाइना टू शो रिस्ट्रेंट। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो भारत चीन सीमा पर डिसंगेजमेंट हुआ है, उस पर कहा दोनों देशों को संयम बनाने की आवश्यकता है, और कोई यूनिलैटरली इस बाउंड्री को चेंज न करने का प्रयास करें। एक तरह से कह दीजिए, आप इसे ये समझ लीजिए कि चाइना को टारगेट किया जा रहा है जैसे, और जो ये आपका USA का पक्ष लेता है हमेशा, जो USA बोलता है उसी की बोली ये भी लगभग बोलता है ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने लगभग एक तरह से आप समझ लीजिए इंडिया का पक्ष लिया है। और भी कई केसेस में देखिए, आप देख रहे होंगे जो क्वाड एक समूह है, भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश चीन को मिलकर कंटेन करना चाहते हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का ये टिप्पणी आई है। अगली न्यूज आर्टिकल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टिल नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। तो जो नई शिक्षा नीति अभी भी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नहीं अवेलेबल हुई है, तो ये बात बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि अभी इसको क्लेरिफाई किया जा रहा है, जो भी वर्ड सही नहीं चेक किया जा रहा है, उसके बाद जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी वेबसाइट पर। अगली न्यूज आर्टिकल, व्हाई नो पार्लियामेंट डिबेट ऑन नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो कांग्रेस के सांसद हैं शशि थरूर, पूर्व में जो है आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने कहा कि क्यों जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस पर डिबेट नहीं हुई पार्लियामेंट में। तो इन्होंने इसका फिलहाल स्वागत किया, लेकिन कुछ प्रश्न चिन्ह भी उठाए कि अगर डिबेट होता तो शायद और बेहतर रहता। जैसे इन्होंने बताया कि इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 6% GDP का शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन किस प्रकार खर्च किया जाएगा ऐसी कोई चीज़ स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस पर अगर विवाद होता, संवाद होता संसद में, तो काफ़ी और बेहतर होता। और बात बताई है कि लगभग 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उच्च शिक्षा में और 100%
माध्यमिक शिक्षा में बात की जा रही है इनरोलमेंट कराने की, लेकिन ये कैसे होगा इस प्रक्रिया पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया। वर्तमान में केवल 25.8% है। तो ऐसा कैसे संभव होगा, ये सब चीज़ें संवाद होती तब स्पष्ट हो जाता। और भी चीज़ें बताई है इन्होंने, जैसे कि क्या है मतलब रिसर्च पे कितना खर्च किया जाएगा, कैसे, ये सब चीज़ केवल हवाई बातें किया है और कोई टेंजिबल बात नहीं की है स्पष्ट रूप से। ये सारी चीज़ें कमी बताई है इसमें। और कुछ कमियां बताई हैं कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती हुई है और इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। उनको कैसे धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सब चीज़ों पर जो कोई स्पष्ट रूप से कोई निर्देश नहीं दिया गया है। तो अगर ये पार्लियामेंट में बात होती तो काफ़ी और बेहतर होता। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसने भी इसका थोड़ा सा विरोध जताया है, जैसे बताया है इससे जो है फीस वृद्धि होगी और जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमीज़ है वो प्रभावित होंगी, परमानेंट जॉब नहीं रह जाएंगी। और कुछ चीज़ें बताया भी एक अच्छी भी है इसमें, जैसे कि जो राइट टू एजुकेशन है उसको 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष तक कवर किया जाएगा बच्चों को अब मुफ्त शिक्षा। लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी लग तो रही हैं, लेकिन कैसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगी ये संभावना कम ही दिखती है, प्रैक्टिकलिटी इसमें काफ़ी कम दिखती है। तो ये हमने देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिस पे कुछ अपोज किया जा रहा है विपक्ष के सांसदों द्वारा। अगला न्यूज आर्टिकल, इंडिया हैज़ की वैक्सीन रोल फॉसी। जो ट्रंप के सहायक एडवाइज़र हैं उनका एंथोनी फॉसी, उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन के डेवलपमेंट में भारत का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। क्यों महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि जैसे रिसर्च वगैरह तो भले चल रही है यूएसए और ब्रिटेन में, हालांकि इंडिया भी अपना वैक्सीन बना रहा है, कोवैक्सीन नाम से भारत बायोटेक ने बनाया है। लेकिन इसमें इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो उसका मैन्युफैक्चर होगा, जैसे वैक्सीन बन गई, रिसर्च हो गया, तो उसके बाद भी इसको मैन्युफैक्चर होने में लगभग एक लंबा प्रोसीजर लगेगा, काफ़ी कैपेसिटी चाहिए होगी। तो ऐसे में जो इंडिया की काफ़ी एडवांस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ऐसी कंपनियों की मदद की बहुत आवश्यकता पड़ेगी लार्ज स्केल पे वैक्सीन को बनाने के लिए। तो ये बात बताई है। सुप्रीम कोर्ट लुक्स टू सेव बोथ एनिमल्स एंड क्रॉप्स। तो जैसे कि आपने एक न्यूज़ सुना रहा होगा कि केरला में एक हाथी को अनानास में कुछ पटाखे भर के खिला दिए गए थे, जिसके बाद उस हथनी मर गई थी। तो अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन फाइल की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात सही है, कुछ जानवर हैं मानव को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में हमको खेतों और मानव के संसाधनों का भी बचाव करना है और साथ साथ ही जानवरों का भी बचाव करना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उपाय ये दिया कि जैसे कोई भी अगर वर्मी या खतरनाक जानवर आ जाता है जो मानव को नुकसान पहुँचा सकता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे पटाखे जो जानलेवा ना हो, केवल डराने भर के लिए हो, आवाज़ वाले पटाखे उपयोग किए जाएँ, ताकि जानवर भी बचा रहे और ह्यूमन का जो भी प्रॉपर्टी का भी लॉस ना हो, या रबर बुलेट वगैरह कुछ यूज की जा सकती है। अगली न्यूज आर्टिकल है, हार्दिक शाह टू बी प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम। तो जो प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं वो अब उनको हार्दिक शाह जी को बनाया गया है। ये एक गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले राजीव टोपनो थे इनके प्रधानमंत्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी। लेकिन क्यों ये बदल गए, क्योंकि इनको वर्ल्ड बैंक का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया था राजीव टोपनो को, जिसके बाद ये पद खाली था। अब हार्दिक शाह इस पद को संभालेंगे, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के अभी प्राइवेट सेक्रेटरी हार्दिक शाह को नियुक्त किया गया है। अब हम अगली न्यूज़ देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी है, हांगकांग बार्स 12 अपोजिशन कैंडिडेट फ्रॉम इलेक्शन। तो हांगकांग में जैसे भी चुनाव होने वाले हैं, तो जो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को समर्थन करने वाले जो समूह है उसके लगभग 12 लोगों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि ये एक तरह से जान लीजिए जैसे लोग हैं जो भी आपका नए सिक्योरिटी लॉ के खिलाफ विरोध कर रहे थे, तो चाइना इनकी आवाज़ों को दबाना चाह रहा है। चाइना कंडक्ट्स ड्रिल्स इन साउथ चाइना सी। तो जो दक्षिण चीन सागर है उसमें चाइना ड्रिल कंडक्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि जो यूएसए था उसने भी दक्षिण चीन सागर में ड्रिल कंडक्ट किया था। दक्षिण चीन सागर आपको बता दें कि एक विवादित क्षेत्र है जो चाइना क्लेम करता है ये पूरा हमारा है, जबकि वो फिलीपींस और जो है और जो आपके फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश है उनका वो सी वाटर है। पैरसेल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड ग्रुप्स, ये सारे विवादित स्थल हैं जिसको चाइना क्लेम करता है कि हमारा है। तो अभी शक्ति प्रदर्शन के रूप में चाइना ने वहाँ पर ड्रिल कंडक्ट की है। अगली न्यूज आर्टिकल, आफ्टर 99 डेज ऑफ सक्सेस वायरस रिटर्न्स टू हॉन्ट वियतनाम। तो वियतनाम में लगभग पिछले 99 दिन से एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं आया था सामने, लेकिन अभी पिछले हफ्ते क्या है लगभग 43 केसेज आ चुके हैं 6 जगहों से देश के, वियतनाम देश के। तो ऐसे में वियतनाम फिर से तैयार हो रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जो अभी तक जिसकी काफ़ी तारीफ हो रही थी कि कितने अच्छे से टैकल किया कोरोना वायरस पैंडेमिक को। अगली जो आर्टिकल, गांधी किंग इनिशिएटिव पासेस यूएस हाउस कमेटी।
तो जो यूएस का जो कांग्रेस है, वहाँ की जो संसद है, उसने एक बिल बनाया है। उस बिल को गांधी किंग इनिशिएटिव को बोला जा रहा है। गांधी किंग इनिशिएटिव क्या है? क्योंकि इसमें जो भारत के महात्मा गांधी और जो आपके वहाँ पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके दोनों लोगों के साझा इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसमें क्या क्या किया जाएगा? जो भारत और यूएसए के जो छात्र होंगे, रिसर्चर्स होंगे, इनको स्कॉलरशिप मिलेगी या ट्रांसफ़र होंगे, दोनों जगह एक दूसरे के क्षेत्र में जाके स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड द्वारा इसको फंडिंग दी जाएगी। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इन दोनों जो महान नेता हैं विश्व के, इनके बारे में स्टडी की जाए, ये चीज़ बताई गई है। अगला न्यूज आर्टिकल है यूएस इकोनॉमी श्रिंक्स बाई अ रिकॉर्ड 33%। तो कोरोना वायरस की वजह से यूएस की इकोनॉमी लगभग 1/3 सिकुड़ चुकी है, 33%, ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज आर्टिकल लॉन्ग वे टू गो ऑन 5G भारतीय सीईओ। तो जो भारतीय एयरटेल के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि जो 5G टेक्नोलॉजी पे हमें शिफ्ट होने में अभी काफ़ी समय लगेगा, कम से कम 2-3 साल लगेगा। क्यों? क्योंकि बताया है कि जो इतना हाई चार्जेज है 5G टेक्नोलॉजी जो भी है, इसकी जो बोली लगाई जाएगी लगभग बहुत ही महंगी रहेगी। तो जो ऐसे में बिजनेस करना संभव नहीं होगा इतने हाई बोली पर। तो हमको अभी थोड़ा समय लगेगा और हम अच्छी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के केस में काफ़ी फिजिबल हो, उसको हम सर्च कर रहे हैं। ऐसे स्थिति आने पर हम जो है ये 5G को अडॉप्ट करेंगे। तो ये बात बताया भारतीय एयरटेल ने। अगली न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे 54 नेशंस नॉट डूइंग इनफ फॉर फाइट स्लेवरी। तो जैसे वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस था थर्सडे को, तो उसी समय पर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और वॉक फ्री, ये दोनों फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया इन्होंने कि 54 ऐसे देश हैं जो स्लेवरी से, यानी कि जो गुलामी होती है, स्लेवरी से अच्छी तरह से नहीं टैकल कर रहे हैं। उनमें से भारत भी एक है। और भारत में कोई भी ऐसा एक नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी नहीं है जो आपका स्लेवरी से जो है लड़ने में हेल्पफुल हो। स्लेवरी क्या होती है? स्लेवरी का मतलब जैसे होता है कि आप ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर उससे काम ले रहे हैं या उससे आर्थिक फ़ायदे ले रहे हैं, या फिर उसको जितना उसका पेमेंट होता है उससे कम सैलरी में उस पर काम करा रहे हैं। तो स्लेवरी बहुत एक वाइड टर्म है, इसको डिफाइन करना आसान नहीं है। स्लेवरी मीन्स होता है कि किसी के ह्यूमन राइट्स को वायलेट करके उससे ज़बरदस्ती काम लेना, ये सब चीज़ें स्लेवरी के दायरे में आती हैं। तो ये हमने देखा आज के न्यूज़पेपर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे हैं 3 कैपिटल फार्मूला किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। गांधी किंग इनिशिएटिव के संबंध में कौन से कथन सत्य है? यह भारत और यूएसए के मध्य गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इतिहास पर अध्ययन के लिए बनाया गया है। इसे यूएसएड द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं थी। ये थे आपके प्रश्न और इनका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।